हेलो दोस्तों, बीएफएम के कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स और केस स्टडी को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, इस टाइप का आपका 5 नंबर तक का केस स्टडी पूछा गया है। रिसेंटली जो आपका जुलाई 2024 में एग्जाम हुआ था तब। तो इस टाइप का एक केस स्टडी हम लोग देखेंगे, और अगर टाइम मिलेगा तो एक और केस स्टडी भी हम देखेंगे। उस टाइप का भी आपका 4 से 5 नंबर का केस स्टडी पूछा गया था। तो ये दोनों टाइप की केस स्टडीज बहुत ज़्यादा इजी है, और आपका जो लास्ट 2-3 सालों से अगर आप कंपेयर कीजिए अपने बीएफएम के एग्जाम को, तो इस बार जो आपका जुलाई 2024 में जो आपका बीएफएम का एग्जाम हुआ था वो बहुत ज़्यादा इजी आया था। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। तो इस बार भी शायद ट्रेंड आपका बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ना रहे, शायद आपका ठीक ठाक ही ट्रेंड रहे। तो चलिए मेमोरी बेस्ड केस स्टडी शुरू कर लेते हैं। इस टाइप का केस स्टडी आपका मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि 5 नंबर में पूछा गया था। सो यहाँ पे डेटा दिया गया फ्रेंड्स, XYZ बैंक हैज ए क्रेडिट एक्सपोजर ऑफ 500 करोड़। XYZ नाम का कोई बैंक है, उसका क्रेडिट एक्सपोजर है 500 करोड़। क्रेडिट एक्सपोजर का मतलब होता है कि कितने अमाउंट का उसने लोन दिया है। तो इस बैंक ने 500 करोड़ का लोन दिया है। ठीक है, जैसे कोई किसी को कार लोन, हाउसिंग लोन, किसी को व्हीकल लोन, तो जिस भी टाइप का लोन, एजुकेशन लोन, सभी को जोड़ के जो वैल्यू आएगी वो आएगी 500 करोड़ की। तो क्रेडिट एक्सपोजर जो वर्ड है इसका मतलब होता है टोटल लोन कितना दिया है। क्रेडिट का मतलब होता है फ्रेंड्स लोन, और एक्सपोजर मतलब कितना दिया गया है, कितना लोन आपका मतलब पब्लिक को दिया गया है। तो 500 करोड़ का लोन इस बैंक ने दिया है। एंड लाइकली लॉस टू ईबीडी रेशो, तो यहाँ पे आपको लॉस टू ईबीडी रेशो दिया गया है। लॉस तो आप समझते हैं ना, बैंकों का प्रॉफिट या लॉस। ईबीआईडी का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन। तो जनरली जो भी आपकी अर्निंग होती है, बैंकों की या किसी भी कंपनी की अर्निंग होती है, तो उसमें जो भी बैंक से लोन लिया गया है, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं वो लोग माइनस करते हैं। पर यहाँ पे जो भी आपको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन का मतलब ये होगा कि आपकी जो अभी अर्निंग हुई है उसमें से भी आपको इंटरेस्ट डेबिट करना बाकी है, वो पेंडिंग है अभी। और ऐसी जो है आप डेप्रिसिएशन भी शो करते माइनस करते हैं, वो भी अभी पेंडिंग है। यानी जो भी आपकी अर्निंग हुई है उसमें बाकी चीजें तो आपने सब पे कर दी है, लेकिन आपका इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन बचा हुआ है। वही मतलब होता है फ्रेंड्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन का। तो ये रेशो आपको दिया गया है 12%। कैलकुलेट इंक्रीमेंटल प्रोविजन फॉर दिस XYZ बैंक। तो हमें जो है इंक्रीमेंटल प्रोविजन को कैलकुलेट करना है इस XYZ बैंक के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको सिर्फ 2 डेटा दिया है। पहला डेटा है आपका टोटल लोन जो कि है 500 करोड़, और दूसरा डेटा दिया आपको लॉस टू ईबीआईडी रेशियो जो कि दिया 12%। इसके आधार पे आपको इंक्रीमेंटल प्रोविजन इस बैंक का कैलकुलेट करना है। ठीक है, प्रोविजन आप लोग जानते हैं ना, बैंकों को प्रोविजन रखना पड़ता है। किस टाइप से प्रोविजन? जो भी जैसे असेट कोई लॉस होने वाला है, कुछ भी होने वाला है, तो बैंकों के लिए इंक्रीमेंटल प्रोविजन रहता है। इंक्रीमेंट मतलब नॉर्मल प्रोविजन से इनको कुछ ज्यादा थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है रखना पड़ता है, उसको ही इंक्रीमेंटल प्रोविजन बोला जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो टेबल है या मैंने आपकी बुक से ली है मैकमिलन बुक, इस टेबल को मेमोराइज करके जाना पड़ेगा। सिर्फ ये टेबल जिन जिनको याद थी उनका 5 नंबर आसानी से क्लियर हो गया था। जिनको ये टेबल याद नहीं थी उनका ये 5 नंबर चला गया था। तो सिंपल से टेबल आपको याद करनी है, उसके बाद सिर्फ मल्टीप्लाई आपको करना है, आपका आंसर इसमें आ जाएगा। तो टेबल देखिए क्या थी। तो टेबल में बोला गया कि अगर आपका, देखिए यहाँ पे हमें लॉस टू ईबीआईडी रेशो दिया 12%। ठीक है, तो आपको लॉस टू ईबीआईडी रेशो का जो परसेंट है ये आपको याद करके जाना पड़ेगा। अगर 15% तक ये है तो इंक्रीमेंटल प्रोविजन लगेगा 0 बेसिस पॉइंट। अगर 15 से ज्यादा 30 तक है तो 20%, 30 से ज्यादा 50 तक है तो 40%, 50 से ज्यादा 75 तक है तो 60 बेसिस पॉइंट, और 75 से अगर ज्यादा है तो 80 बेसिस पॉइंट। ठीक है, तो ये हमें खुद से टेबल याद करके जानी पड़ेगी। यहाँ पे जो है आपके एग्जाम में ये टेबल आपको नहीं मिलेगी, ये आप खुद से मेमोराइज करके जाएंगे फ्रेंड्स। काफी इंपॉर्टेंट, और इस टाइप का जुलाई में भी पूछा गया था, और उससे पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, इस टाइप की केस स्टडी पूछी थी। तो इस टाइप की केस स्टडी में से आपके क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आपको बस एक ही काम करना है फ्रेंड्स, ये टेबल आपको मेमोराइज करनी है। ठीक है, सो अगर ये छोटा सा टेबल आपको याद हो जाए किसी ट्रिक से या कैसे भी, तो आपका जो है 5 नंबर का केस स्टडी बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद सिर्फ मल्टीप्लाई करना और कुछ भी काम नहीं है। तो जो मेन काम है इसके लिए आपको केस स्टडी याद करना, यही आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हो जाती है। तो आपका केस स्टडी याद करने का मैं एक ट्रिक आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, जिसके थ्रू शायद आपको ये टेबल याद हो जाए। तो फ्रेंड्स क्या कीजिए, यहाँ पे पहले आप काउंटिंग लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 तक आपको काउंटिंग करनी है। ठीक है, ऐसे मतलब 5 ही हमें लेके चलना है। तो पहले आप एक काम कीजिए, 15 से शुरुआत कीजिए। 15 आपको याद करके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने 15 लिखा। ठीक है, अब 15 में आपको क्या ऐड करना है? 15 में आपको पहले 15 ऐड करना है, फिर 15 में आप 5 ऐड कीजिए, हो जाएगा 20, फिर अगली बार 20 ऐड करना है, फिर उससे अगली बार आपको 25 ऐड करना है।
इस तरह से आपको चल के जाना है, ठीक है। तो पहले 15 है, तो 15 में हम 15 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 30। फिर 30 में हम 20 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 50। 50 में हम 25 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 75, ठीक है। बस यही आपका काम हो जाएगा। 15 पहले देखिए, 15 तो आपको ऐसे ही याद करना है, तो 15 में आप क्या कीजिए, पहले 15, 15 में 5 ऐड किया 20, 20 में 5 ऐड किया 25, तो ये 3 चीज़ आपको याद करनी है। तो 15, फिर उसमें 15 ऐड किया तो ये हो जाएगा 30, फिर उसमें 20 ऐड किया तो 50, अदरवाइज 70। या तो ऐसे याद कीजिए, अदरवाइज टेबल भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है फ्रेंड्स आपका। 15 का डबल कीजिए 30, फिर 50 और फिर आपका 75, और लास्ट में हो जाएगा आपका मोर देन 75। तो ये पहला, जितने भी आपको वैल्यूज दिख रही है यहाँ पे आप अप टू लगा दीजिए, अप टू 15, अप टू 30, अप टू 50, अप टू 75। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, बस 20 का टेबल लिखना है। यहाँ 0 से शुरू करेंगे, 20, 40, 60 और 80, यहाँ पे 20 का टेबल आपका हो जाएगा। तो शायद थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगा होगा। सो राइट साइड आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। लेफ्ट साइड में आप कैसे याद करेंगे, पहले तो आप 15 को एज इट इज लिख देंगे, फिर 15, 15 के बाद 5 ऐड करेंगे 20, 20 के बाद 5 ऐड करेंगे 25 आ जाएगा। तो इन तीनों को यहाँ साइड में लिख दीजिए याद करने के लिए, 15, 20 और 25। अब आप क्या कीजिए, 15 था, इस 15 में इस 15 को ऐड कीजिए आ जाएगा 30, इस 30 में इस 20 को ऐड कीजिए आ जाएगा 50, इस 50 में 25 को ऐड कीजिए आ जाएगा 75। इस तरह से शायद आपको थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए याद करने के लिए, ठीक है। बस इस तरह से आप ट्राई कीजिए, आपका ये काम हो जाएगा। शॉर्ट में एक बार रिवाइज करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि टेबल याद कराना थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा अगर ये टेबल याद हो जाएगी। तो हमें पहले क्या करना है, 5 तक गिनती लिखनी है, फिर राइट में हमें क्या करना है, 20 का टेबल लिखना है, 0 से शुरू करके 20, 40, 60, 80, ठीक है। तो राइट साइड आपको याद हो चुका है, ये सब बेसिस पॉइंट्स है, बीपीएस। तो लेफ्ट साइड अब आपको याद कराना है फ्रेंड्स, तो आप क्या कीजिए, पहले 15 से शुरुआत कीजिए, 15, ठीक है। 15 से शुरू करने के बाद आप क्या कीजिए, यहाँ पे आप लिख लीजिए 15, 20, 25, ये भी आपको शायद याद हो जाएगा। इसी 15 को दोबारा से नीचे लिख दीजिए 15, फिर इसमें 5 ऐड कीजिए 20, फिर 5 ऐड कीजिए 25। अब आपको क्या करना है, इस 15 में इस 15 को ऐड करना है। तो 15 में 15 को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 30। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि इस 30 में इस 20 को ऐड करना है। तो 30 में आप 20 को ऐड करोगे तो फ्रेंड्स आ जाएगा आपका 50। लास्ट में आपको क्या करना है, इस 50 में इस 25 को ऐड करना है, तो आपका आ जाएगा 75, और लास्ट में लिख देना मोर देन 75, ठीक है। शायद आपको थोड़ा सा याद हो गया होगा। तो याद करने का ट्रिक क्या था फ्रेंड्स, पहले हमें यहाँ पे लिखना है 15, बस आपको इतना याद रखना है 15, फिर उसके बाद सेम इसी 15 को नीचे लिखना है 20, 25, ये 3 चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। 15, 20, 25। उसके बाद इस 15 में इस 15 को ऐड करोगे तो 30 आ जाएगा, इस 30 में इस 20 को ऐड करोगे तो 50 आ जाएगा, इस 50 में इस 25 को ऐड करोगे तो 75 आ जाएगा, और लास्ट में लिख देना मोर देन 75। और जितने भी नंबर्स है सबके आगे अप टू लगा देना, अप टू 15, अप टू 30, अप टू 50 और अप टू 75, और ये तो है मोर देन 75। अप टू 15 का मतलब क्या हुआ कि 15 तक है तो 0 बेसिस पॉइंट। अप टू 30 का मतलब इसकी शुरुआत कहाँ से होगी, क्योंकि अप टू 15 तो यहाँ कवर हो गया, इसकी शुरुआत होगी 16 से अप टू 30। अप टू 30 हो गया तो 31 से अप टू 50, अप टू 50 हो गया तो 51 से अप टू 75, और ये तो आपका 75 से ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका टेबल याद शायद थोड़ा बहुत आपको हो गया होगा। मैंने बस थोड़ी सी आपको ट्रिक बताने की, समझाने की कोशिश की, जितना थोड़ा बहुत मुझे समझ में आया है इस ट्रिक को। चलिए, अब आपको टेबल याद हो चुकी है, अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें करना क्या है, हमें देखना है कि आपका लॉस टू ईबीआईटी रेशो किस रेंज में आ रहा है। ये आ रहा है 12%। तो बताइए फ्रेंड्स, लॉस टू ईबीआईटी रेशो 12% कहाँ पे आएगा, अप टू 15% में आएगा या 15 से 30 कहाँ आएगा। सो अप टू 15% में ही आएगा, क्यों, क्योंकि 12% हमारा यहाँ वाले बॉक्स में आएगा। तो बाकी चीजें हमारे काम की नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। इस फर्स्ट क्वेश्चन के लिए सिर्फ अप टू हमारा 12% था, तो वो आएगा अप टू 15, अप टू 15 में आएगा तो ये पहले वाले बॉक्स में। तो इसके लिए कितना रखना पड़ता है प्रोविजन, सॉरी इंक्रीमेंटल प्रोविजन, वो है यहाँ पे 0%, ठीक है। 0% या 0 बेसिस पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे जो भी आपका लोन एक्सपोजर है, जो भी आपका क्रेडिट एक्सपोजर है बैंक का, उसका 0 बीपीएस निकालना है, ठीक है। 0 बीपीएस का मतलब क्या होता है, 100 बीपीएस का मतलब होता है फ्रेंड्स 1%, 100 बीपीएस का मतलब होता है 1%, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 0 बीपीएस यहाँ पे निकालना है। तो 0 से अगर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये वैल्यू आपकी 0 ही आ जाएगी। किससे, जो आपका लोन था, लोन कितना था फ्रेंड्स, 500 करोड़। तो 500 करोड़ को अगर हम 0 बीपीएस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0। तो यहाँ पे हमें कोई भी प्रोविजन नहीं रखना, 0 रुपीज का प्रोविजन रखना है, इंक्रीमेंटल, मतलब एक्स्ट्रा कोई भी प्रोविजन नहीं रखना। फ्रेंड्स, ये जो वर्ड है इंक्रीमेंटल प्रोविजन, इसका क्या मतलब होता है, इंक्रीमेंटल प्रोविजन का मतलब ये होता है कि ऐसी बैंक से ऐसी कंपनीज जो थोड़ा सा ज्यादा घाटे पे जा रही है, तो उनको थोड़ा एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कई बार कुछ
बच्चे पढ़ाई में वीक होते हैं तो टीचर उनको क्या बोलती है कि तुम एक्स्ट्रा क्लासेस लो, एक्स्ट्रा टीचर्स लो, मतलब उनको एक्स्ट्रा बाकी बच्चों से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो सेम ऐसे आपका इंक्रीमेंटल प्रोविजन होता है। आप लोग जानते हैं कि बैंक क्या करते हैं कि जो भी बैंकों का प्रॉफिट होता है, बैंक अपने प्रॉफिट में से क्या करता है, सब पे कुछ ना कुछ प्रोविजन रखता है। प्रोविजन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि जो भी प्रोविजन का मतलब ही क्या है, इसका मतलब ये होता है कि जो भी बैंकों का प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में से बैंक पैसे को एक अलग से खाते में रखता है, जिसको हम प्रोविजन बोलते हैं। ये किस नाम पे रखा जाता है, ये इस नाम पे रखा जाता है कि कोई असेट है, मान लीजिए स्टैंडर्ड है, मतलब कोई लोन मान लीजिए स्टैंडर्ड है या एनपीए है या लॉस है, तो अगर अब जैसे मान लीजिए एनपीए है, तो एनपीए में अगर कस्टमर पे नहीं करेगा तो वो उस पैसे की रिकवरी कहाँ से होगी, क्योंकि वो पैसा बैंक का नहीं, वो तो जनता का, पब्लिक का पैसा है। तो जब पब्लिक अपना एफडी आरडी क्लोज करेगी तो उनको पैसा कहाँ से देगी, क्योंकि बैंक ये नहीं बोल सकते ना कस्टमर को कि आपका पैसा तो हमने लोन दिया था वो एनपीए हो गया, अभी नहीं मिलेगा। या बैंक ऐसा नहीं बोल सकती कि अभी वो पैसा कस्टमर के पास है, अभी हम रिकवर कर रहे हैं, थोड़ा रुकिए, रिकवर हो जाएगा तब आपको मिलेगा, ऐसा बैंक किसी को नहीं बोल सकती है। तो आरबीआई ने क्या गाइडलाइंस बना रखी है बैंकों के लिए, कि कोई भी पैसा, कोई भी लोन जो बैंकों ने दिया है, अगर बैंकों को डाउट है कि लॉस हो सकता है या एनपीए हो सकता है या ये स्टैंडर्ड ही चल रहा है, सब केस में बैंकों को प्रोविजन रखना पड़ता है, क्योंकि स्टैंडर्ड मतलब अभी तो सही चल रहा है, शायद बाद में कुछ हो जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो स्टैंडर्ड लोन पे भी बैंकों को प्रोविजन रखना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे क्या बात है, बस हाँ स्टैंडर्ड वालों पे थोड़ा कम रहता है, जो डाउटफुल लॉस और ये वाले होते हैं उस पर ज्यादा किसी किसी में बैंकों को पूरा 100% प्रोविजन रखना पड़ता है, यानी पूरा का पूरा जो लोन है उसका 100% वैल्यू जो है बैंक अपना प्रॉफिट के तौर पे रखता है। मान लीजिए बैंक ने किसी को 50 लाख का हाउसिंग लोन दिया था और आउटस्टैंडिंग मान लीजिए 50 लाख है, इतना पे करना है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, और ये मान लीजिए बिल्कुल ही डाउटफुल 3 है, या मान लीजिए लॉस में, मतलब कोई रिकवरी का चांस ही नहीं है इन केस, तो बैंकों को 50 लाख के बदले पूरा 100% 50 लाख अपने प्रॉफिट से एक अलग से खाते में रखना पड़ता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है किस टाइप का लोन है, उस हिसाब से बैंकों को प्रोविजन रखना पड़ता है। प्रोविजन मतलब उसके आधार पे जो पैसा है, जो लोन है, जिस उस पर डाउट है या जो भी टाइप का लोन है एनपी है, तो उसके आधार पे अपने प्रॉफिट से बैंक अपना पैसा एक अलग से खाते में रखता है, कि अगर ये लॉस चला गया तो बैंक पब्लिक को कहाँ से देगा, इसी प्रोविजन वाले पैसों से पब्लिक को देगा। इस तरह से काम चलता रहता है। तो इंक्रीमेंटल प्रोविजन उनको रखना पड़ता है जिसपे बैंकों को, सॉरी आरबीआई को ज्यादा डाउट रहता है। तो देखिए, इंक्रीमेंटल प्रोविजन रिक्वायर्ड ऑन टोटल एक्सपोजर ओवर एंड अबव एक्सटेंड स्टैंडर्ड एसेट प्रोविजन। स्टैंडर्ड मतलब ऑलरेडी जो चल रहे हैं वो तो चलेगा चलेगा, ये कुछ एक्स्ट्रा होगा, जैसे एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाती है ना स्टूडेंट्स को, ये बिल्कुल वही है कि नॉर्मल स्कूल के साथ तो आप जब पढ़ रहे हो तो पढ़ोगे, साथ में आपको 2 घंटे का एक्स्ट्रा क्लास करना पड़ेगा, तो ये वही होता है आपका एक्स्ट्रा। जो चल रहा है वो तो चलेगा ही, जो स्टैंडर्ड पे आप पहले से प्रोविजन रख रहे हो वो तो आप रखेंगे, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा रहेगा। तो जो लॉस कर रही है जो कंपनीज या बैंक लॉस में, तो उनके लिए स्पेशली प्रोविजन एक्स्ट्रा उनको रखना पड़ता है। तो अगर 12% का है लॉस टू ईबीआईडी रेशियो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 रुपए का प्रोविजन, इसमें बैंक को कोई भी प्रोविजन नहीं रखना, क्योंकि 0 आपका आंसर आ चुके हैं। सो सेकेंड नंबर देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे बीएससी बैंक हैज ए क्रेडिट एक्सपोजर ऑफ 250 करोड़। तो बीएससी एक दूसरा बैंक है जिसका क्रेडिट एक्सपोजर यानी जिसका जो टोटल लोन अमाउंट है वो है 250 करोड़ का। एंड लाइकली लॉस टू ईबीआईडी रेशियो जो है इसका 35% है। तो लॉस टू ईबीआईडी रेशियो 35% दिया गया है। कैलकुलेट इंक्रीमेंटल प्रोविजन फॉर दिस बीएससी बैंक। तो इस बीएससी बैंक के लिए इंक्रीमेंटल प्रोविजन हमें कैलकुलेट करना है। तो ये वाला टेबल फ्रेंड्स आपको एग्जाम में नहीं दिया गया होगा, ये बिल्कुल आप याद करके जाना। ये टेबल आपको खुद से मेमोराइज करना पड़ेगा। ये ट्रिक मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी ना, कि कैसे थोड़ा बहुत आप ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पे आप 20 का टेबल लिख लेना, फिर बीपीएस कर देना, और यहाँ मैंने आपको 15 करके बताया था, 15 लिखना है पहले, फिर यहाँ पे 15, 20 और 25 लिखना है, 15 और 15 आपका हो जाएगा 30, 30 और 20 हो जाएगा आपका 50, और 50 और 25 हो जाएगा आपका 75, और लास्ट में लिख देना अप मोर देन 75, और सबके आगे अप टू ऐसा लगा देना, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मैंने आपको ट्रिक से समझाने का, याद कराने का, मेमोराइज कराने का कोशिश किया था। चलिए, ये टेबल मैंने आपको इसलिए लिखी है ताकि रेफरेंस के लिए, बट एग्जाम में आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी वैल्यू दी गई होगी, ये टेबल आप खुद से मेमोराइज करके जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, तो 250 करोड़ का हमें लॉस टू ईबीआईडी रेशियो दिया गया जो कि है 35%। तो अब हमें इसका इंक्रीमेंटल प्रोविजन निकालना पड़ेगा। तो बताइए फ्रेंड्स, 35% कौन से वाले रेंज में आएगी? अप टू 15 में तो नहीं आएगी, 15 टू 30 में भी नहीं आएगी, यस, 30 टू 50 के बीच में आपका आएगा 35%। तो 35% इसका लॉस टू ईबीआईडी रेशियो दिया गया है, कितना है 35%, तो ये इस वाले रेंज में आएगा 30 टू 50। तो ये हमारे किसी काम का नहीं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में, और ये किसी काम का नहीं, तो हमारी काम इससे हो जाएगा, ठीक है। तो मोर देन 30 एंड अप टू 50 में आपका 35% वाला ये आ जाएगा। तो इसके लिए कितना इंक्रीमेंटल प्रोविजन रहता है, वो है आपका 40 बेसिस पॉइंट। तो 40 बेसिस पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा 250 करोड़ का, और हमारा इंक्रीमेंटल प्रोविजन इसमें आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं ना, 100 बेसिस पॉइंट होता है आपका 1%।
तो 40 बेसिस पॉइंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1% इंटू 40/100। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4%, यानी 250 करोड़ का हमें 0.4% कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 250 करोड़ इंटू 0.4%, तो इसका परसेंट बाय 100, और इसको 250 को 0.4 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100, और आपका आंसर इसमें आ जाएगा। शुरू करते हैं। 250 इंटू 0.4, जो भी वैल्यू आई है डिवाइड बाय 100 करेंगे, तो ये आ जाएगा फ्रेंड्स आपका 1 करोड़, क्योंकि 250 करोड़ था ना, ये 250 करोड़, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 करोड़। यानी इस बैंक को 1 करोड़ का इंक्रीमेंटल प्रोविजन रखना पड़ेगा। इंक्रीमेंटल का मतलब ये होता है कि फ्रेंड्स जो पहले से चला आ रहा है वो तो रहेगा रहेगा, ये कुछ एक्स्ट्रा रहेगा। जो पहले से चला आ रहा है, मान लीजिए जिस बैंक ने पहले से अपना कुछ स्टैंडर्ड असेट में कुछ प्रोविजन रखा होगा, वो तो रहेगा ही रहेगा, ये उससे कुछ एक्स्ट्रा है, थोड़ा जो ज्यादा होता है उसी को इंक्रीमेंटल बोला जाता है। जैसे मैंने आपको क्लासेस का एग्जांपल दिया है कि जैसे आपकी जो नॉर्मल क्लासेस चलती है वो तो चलेंगी चलेंगी, कुछ एक्स्ट्रा भी आपको करना पड़ेगा। तो इंक्रीमेंटल का मतलब वही होता है कि जो पहले से चला आ रहा है उससे कुछ एक्स्ट्रा। ठीक है, तो पहले से इस बैंक के जो भी स्टैंडर्ड लोन होंगे उस पर जो प्रोविजन चल रहा होगा पहले से वो रहेगा रहेगा, एक्स्ट्रा 1 करोड़ का रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लॉस टू एबिलिटी रेशियो, यानी इसका लॉस होने का, ये जो बैंक है ये काफी लॉस में, बहुत घाटे में, तो उसके लिए अलग से ये अपना इंक्रीमेंटल प्रोविजन रख रहा है अपने लोन के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1 करोड़। ठीक है, तो 250 करोड़ का था, और लॉस टू ईबिलिटी रेशियो 35% दिया था, तो 35% आपका इस रेंज में आएगा। इसके लिए इंक्रीमेंटल प्रोविजन है 40 बेसिस पॉइंट। 40 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 0.4%। तो हमारा जो भी लोन है 250 करोड़, उसका हमें 0.4% कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 250 करोड़ का 0.4% होता है फ्रेंड्स 1 करोड़। तो इस बैंक का इंक्रीमेंटल प्रोविजन हो जाएगा 1 करोड़। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। अब हम मूव करेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट यानी थर्ड क्वेश्चन पे। आईसी बैंक एक बैंक है, हैज अ क्रेडिट एक्सपोजर ऑफ 1500 करोड़। तो इस बैंक ने 1500 करोड़ के टोटल लोन डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, एंड लाइकली लॉस टू ईबिलिटी रेशियो जो है इसका 25% आपको दिया गया है। तो इस केस में हमें इस बैंक का इंक्रीमेंटल प्रोविजन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सेम बिल्कुल वैसे ही है फ्रेंड्स। 25% बताइए किस रेंज में आएगा, तो 25% आपका इस रेंज में आएगा, मोर देन 15 अप टू 30, तो यहाँ पे आपका 25% आएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए ये हमारे किसी काम का नहीं है और ये किसी काम का नहीं है इस क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए। तो 25% का मतलब ये होगा कि 20 यानी 20 बीपीएस का हमें इंक्रीमेंटल प्रोविजन रखना पड़ेगा। तो आप लोग तो जानते हैं ना फ्रेंड्स, 100 बीपीएस होता है आपका 1%, ये भी आपको मेमोराइज करके जाना पड़ेगा। ठीक है, 100 बीपीएस का मतलब होता है 1%, ये आपको खुद से याद रखना पड़ेगा। तो 20 बीपीएस का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1% इंटू 20/100, तो ये हो जाएगा आपका 0.2%। यानी इस बार जो भी हमें 1500 करोड़ दिया है उसका हम लोग 0.2% कैलकुलेट करेंगे और हमारा इंक्रीमेंटल प्रोविजन आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे को चाहिए इंक्रीमेंटल प्रोविजन, वो हो जाएगा आपका 1500 करोड़ का 0.2%। तो अब आप क्या करेंगे, 1500 करोड़ का 0.2% आप कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेटर हमने ले लिया फ्रेंड्स, 1500 करोड़ इंटू 0.2 और उसका परसेंट के लिए 100, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 3 करोड़। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3 करोड़। यानी इस बैंक को अपना 3 करोड़ का अलग से प्रोविजन रखना पड़ेगा। जो भी वो पहले से अपने स्टैंडर्ड असेट पे जो भी पहले से प्रोविजन रख रहा है वो तो चलेगा, वो कंटिन्यू रहेगा, पर एक्स्ट्रा 3 करोड़ का प्रोविजन इस बैंक को रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो ईबीआईडी लॉस टू ईबीआईडी रेशियो वो 25% और वो इस वाले रेंज में आएगा, 25% इस रेंज में आएगा। तो इसके लिए जो एप्लीकेबल प्रोविजन है इंक्रीमेंटल वाला वो है 20 बेसिस पॉइंट, या इसको आप सीधे बोल लीजिए 0.2%। तो इसको 0.2% का इंक्रीमेंटल प्रोविजन रखना पड़ेगा। सो इसके साथ आपका थर्ड क्वेश्चन भी फ्रेंड्स हो चुका है, बहुत ही सिंपल है तो इसलिए मैं बार बार रिपीट नहीं कर रही। नेक्स्ट पे आ जाते हैं HDFC। एक बैंक है HDF बैंक, उसका जो लोन है टोटल लोन वो है 2000 करोड़ का। ठीक है, तो लोन 2000 करोड़ है एंड लाइकली लॉस टू ईबीआईडी रेशियो जो है वो कितना है, 55% है। तो इसका हमें क्या करना है, इंक्रीमेंटल प्रोविजन निकालना है इस HDF बैंक के लिए। तो क्या कर लेंगे हम लोग, देखिए 55% कौन से रेंज में आएगा फ्रेंड्स, तो 55% हमें मिलेगा यहाँ पे, मोर देन 50 एंड अप टू 75, तो यहाँ पे आपको 55% इस रेंज में मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये हमारे किसी काम का नहीं है और ये भी किसी काम का नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे काम का ये है। ठीक है, मोर देन 50 अप टू 75 यानी 55% जो दिया है इस रेंज के लिए, इसके लिए हमें कितना प्रोविजन रखना होता है फ्रेंड्स, वो है आपका 60 बेसिस पॉइंट। 60 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 0.6%। ठीक है, तो हमारा जो एप्लीकेबल है इसमें हमारा होगा 60 बेसिस पॉइंट का
प्रोविजन रखना पड़ेगा। तो आप लोग जानते हैं 100% का 100 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 1%, तो 60 बेसिस पॉइंट का मतलब हो जाएगा 1 इंटू 60/100। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.6%। तो 0.6% का हमें प्रोविजन रखना पड़ेगा। तो लोन कितना है फ्रेंड्स? लोन हमारा 2000 करोड़। तो हम क्या कर लेंगे, 2000 करोड़ का हम 0.6% यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इसका परसेंट हटा के यहाँ 100 हो जाएगा। हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर में सिर्फ वैल्यूज को पुट करते हैं और हमारा सिंपल सा आंसर इसमें आ जाएगा। तो 2000 इंटू 0.6, जो भी वैल्यू आई डिवाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा 12 करोड़। यानी इस बैंक को 12 करोड़ का प्रोविजन रखना पड़ेगा। कितना? 12 करोड़। तो ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये आपका करेक्ट आंसर आ चुका है। इस बैंक को 12 करोड़ का इंक्रीमेंटल प्रोविजन रखना पड़ेगा। इंक्रीमेंटल हम ऑलरेडी देख चुके हैं फ्रेंड्स कि पहले से हर बैंक अपना कुछ ना कुछ प्रोविजन रखता ही रखता है। इंक्रीमेंटल का मतलब उससे आपको कुछ एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। प्रोविजन आप लोग जानते हैं ना फ्रेंड्स क्या होता है? प्रोविजन का मतलब होता है कि जो भी बैंकों के लोन होते हैं उस पे बैंकों को अपने प्रॉफिट से, जो बैंकों का खुद का प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट से बैंकों को अलग से एक पैसा एक अलग से अकाउंट पर रखना पड़ता है, जिसको हम लोग प्रोविजन बोलते हैं। ठीक है, ये इसलिए होता है कि मान लीजिए बैंकों ने कोई भी कस्टमर को लोन दिया और वो लोन कहीं डिफॉल्ट हो जाएगा या डाउटफुल होगा, एनपी होगा, कुछ भी उस लोन का हो सकता है। तो इसी केस के लिए हम क्या करते हैं कि अलग से पैसा एक अलग से अकाउंट में हम रखते हैं, तो उसी को हम प्रोविजन बोलते हैं। यानी बैंक क्या करता है, मान लीजिए किसी कस्टमर का अकाउंट अगर डिफॉल्ट हो गया, कुछ भी हो गया, तो बैंक को ही तो पे करना पड़ता है ना, तो इसीलिए बैंक ऐसा करता है। ठीक है, तो बैंक अपना अलग से प्रॉफिट से अलग से पैसा एक अलग से अकाउंट में रखता है, उसी को प्रोविजन बोला जाता है। स्टैंडर्ड हो आपका, लॉस हो, सभी में बैंकों को प्रोविजन रखना पड़ता है। लॉस वाले में ज्यादा प्रोविजन होता है, जो स्टैंडर्ड मतलब जो अकाउंट सही चल रहे हैं, जिसमें प्रॉपर ईएमआई आ रही है, उसमें कम प्रोविजन रखना होता है। तो इस तरीके से ये पूरा काम चलता रहता है। तो इस वाले केस का जो इंक्रीमेंटल प्रोविजन था वो कितना आया, आपका 12 करोड़ आया। ठीक है, लास्ट और एक छोटा सा क्वेश्चन और बचा, उसको भी देख लेते हैं। GEF बैंक हैज ए क्रेडिट, तो इस बैंक का जो लोन एक्सपोजर है वो है 3000 करोड़ एंड लाइकली लॉस टू ईबीआईडी रेशियो जो है 80% है। तो लॉस टू ईबीआईडी रेशियो 80% है, तो इसमें हमें इंक्रीमेंटल प्रोविजन कैलकुलेट करना है। तो आपका काम क्या है फ्रेंड्स, इस टेबल में, जो ये टेबल आपको एग्जाम में नहीं मिलेगी, आपने मेमोराइज करके जानी है और साइड में टेबल अपने लिए बना लेनी है। ठीक है, तो टेबल कैसे याद करके बनानी वो भी मैंने आपको ट्रिक ऑलरेडी बता दी है। तो इस केस में आपको लॉस टू ईबीआईडी रेशियो देखना है। तो लाइकली लॉस टू ईबीआईडी रेशियो है 80%। तो 80% बताइए फ्रेंड्स कहाँ आएगा, ये यहाँ पे आएगा। मोर देन 75 से ज्यादा ही है ना आपका 80%, तो ये इस रेंज में आएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए ये आपके किसी काम का नहीं है। तो मोर देन 75%, हमारा तो 80% है ना, तो इस वाले रेंज में आएगा। तो इसके लिए 80 बेसिस पॉइंट का प्रोविजन रहता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 80 बेसिस पॉइंट, यानी कि 100 बेसिस पॉइंट तो होता आपका 1%, तो 80 बेसिस पॉइंट हो जाएगा आपका फ्रेंड्स 1 इंटू 80/100, तो ये हो जाएगा आपका फ्रेंड्स 0.8%। तो हमें इस केस में 0.8% का प्रोविजन रखना पड़ेगा। किस अमाउंट का? टोटल लोन एक्सपोजर का। तो टोटल क्रेडिट या लोन एक्सपोजर इस बैंक का है 3000 करोड़, तो 3000 करोड़ का हमें 0.8% कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3000 इंटू 0.8%, इसका परसेंट हटा के हम 100 करेंगे और कैलकुलेटर में इसको सॉल्व कर लेंगे। हमें क्या करना है फ्रेंड्स, 3000 इंटू 0.8 और जो भी वैल्यू आएगा उसको 100 से डिवाइड करेंगे, तो हमें मिल जाएगा 24 करोड़, क्योंकि ये था आपका 3000 करोड़। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 24 करोड़। यानी इस बैंक को 24 करोड़ का प्रोविजन रखना पड़ेगा। तो ये जो प्रोविजन एक तरह से परसेंट है, ये प्रोविजन क्या है फ्रेंड्स, परसेंट है। जैसे 20 बेसिस पॉइंट आपका 0.2% हो गया, 40 बेसिस पॉइंट हो गया 0.4%, 60 हो गया 0.6%, ये हो गया 0.8। तो जैसे जैसे ये लॉस बढ़ता जा रहा है बैंकों का, लॉस टू ईबीआईडी रेशियो मतलब जैसे जैसे लॉस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे प्रोविजन भी बढ़ता जा रहा है। देखिए यहाँ पे सिर्फ 15 था, फिर यहाँ 30 हो गया, फिर 50 हो गया, 75 हो गया, वैसे वैसे ये भी बढ़ रहा है। ये भी पहले 0 था, 0.2, 0.4। तो ये आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे बैंकों का लॉस का चांस बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रोविजन का परसेंट भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये इसीलिए क्योंकि अगर बैंक घाटे में चला जाएगा या जैसे ज्यादा लॉस बैंकों को होगा तो उनको ज्यादा प्रोविजन रखना पड़ेगा, क्योंकि उनमें रिस्क ज्यादा है, जनता का जो पैसा है खोने का खतरा ज्यादा बना हुआ है, तो इसीलिए उसको अपने प्रॉफिट से अलग से पैसा ज्यादा रखना पड़ेगा। इसी वजह से ये जो परसेंट है ये आपका इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो इसके साथ ये वाला केस स्टडी आपका कंप्लीट हो चुका है। केस स्टडी तो सही बताऊं बहुत सिंपल है, आपको कुछ डिफिकल्टी नहीं होगी। जो थोड़ा बहुत डिफिकल्टी आएगा आपको टेबल में आएगा, इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग के 3-4 मिनट में टेबल याद करने की ट्रिक बताई, क्योंकि ये टेबल आपको एग्जाम में मिलने वाली नहीं है फ्रेंड्स, आप खुद से बना के जाएंगे। ठीक है, लास्ट में रिवाइज करते हैं। पहले यहाँ पे 20 का टेबल लिखना है, 0 से शुरू करेंगे, 0, 20, 40 और 60। यहाँ पे 15 लिख देंगे। 15 के बाद क्या करेंगे, इसी 15 को दोबारा से लिख देंगे, 15,
फिर 20, फिर 25, ऐड करते चलेंगे। 15 + 15 30, 30 + 20 50, 50 + 25 75, ठीक है। और अप टू लगा देंगे सबके, अप टू 15, अप टू 30, अप टू 50, अप टू 75, और लास्ट में जो बचेगा वहां पे मोर देन 75 कर देंगे, ठीक है। तो शायद आपको दोबारा से मैंने आपको बताया, तो शायद आपको ये टेबल जो है याद हो चुकी होगी। इसके साथ ये वाला जो सिंपल सा केस स्टडी है ये कंप्लीट हो चुका है। एक और इस टाइप का केस स्टडी आपका पूछा गया था फ्रेंड्स, 4-5 नंबर का। देखिए, लोन गिवन बाय बैंक इज 50,000। मान लीजिए एक बैंक ने जो है 50,000 का लोन दिया है, एंड 60% इज एट रेपो रेट, यानी जो 50,000 का 60% जो लोन अमाउंट है वो रेपो रेट पे दिया है जो कि 9% है। एंड रेस्ट, और जो वैल्यू बचेगी यानी 40% बचेगा ना, 50,000 का 40%, वो आपका एमसीएलआर पे दिया, और एमसीएलआर रेट चल रहा है 8%। व्हाट इज द इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम रेपो एंड एमसीएलआर? तो टोटल इंटरेस्ट से बैंकों को कितनी इनकम हो रही है? तो देखिए, बैंक को जो भी लोन देते हैं तो कुछ आपका मतलब किसी भी बेंचमार्क को डिसाइड करके, क्योंकि ज्यादातर जो लोन है बैंकों के वो सारे फ्रेंड्स आजकल फ्लोटिंग ही चलते हैं। तो फ्लोटिंग में क्या होता है कि कोई एक बेंचमार्क होता है और उसके ऊपर बैंक अपना स्प्रेड या अपना प्रॉफिट रखता है। मान लीजिए बैंक ने चूज किया कि मैं ईबीएलआर का बेंचमार्क रखूंगा, या रेपो रखूंगा, या एमसीएलआर, मार्जिनल कॉस्ट लैंडिंग रेट, तो बैंक अपने हिसाब से कोई भी जो बेंचमार्क है रख सकते हैं, उसके ऊपर बैंक अपना कुछ प्रॉफिट रखते हैं। अगर वो बेंचमार्क बढ़ेगा तो बैंकों का लोन का इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा, और अगर वो बेंचमार्क घटेगा तो बैंकों का जो लोन का इंटरेस्ट रेट है वो भी घट जाएगा। तो इस तरीके से काम चलता रहता है, ठीक है। तो इस बैंक ने 50,000 का लोन दिया है, तो उसने आधे लोन तो रेपो रेट पे दिए हैं और कुछ लोन जो है एमसीएलआर पे दिए हैं। तो अलग अलग बेंचमार्क चूज करने का पर्पस ये है कि ये बिल्कुल वही है कि आपने अपना सारा पैसा एक ही कंपनी में लगा दिया, तो वो कंपनी डूबी तो आपका पूरा पैसा डूब जाएगा। पर अगर आपने अलग अलग जगह पे लगाया है, जैसे म्यूचुअल फंड में होता है, तो आपको बेनिफिट हो सकता है। तो सेम ऐसे ही इस बैंक ने किया कि कुछ पैसा तो रेपो रेट पे लगा दिया, कि रेपो रेट अगर बढ़ेगा तो मेरा फायदा होगा, अगर घट भी जाएगा तो चलो एमसीएलआर तो बढ़ेगा ना, तो इसलिए आधा पैसा रेपो पे लगाया और कुछ पैसा एमसीएलआर पे लगाया। सो हमें बताना है कि टोटल इंटरेस्ट इनकम बैंकों की कितनी इसमें होगी, ठीक है। रेपो से कितनी होगी और एमसीएलआर से कितनी होगी। तो यहाँ पे तो ऑनेस्टली बोले तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें ना आपको कुछ मेमोराइज करना है, जैसे इससे पहले का जो केस स्टडी था वहां तक को याद करके जाना था ना, वो पूरा टेबल जो था आपका। पर इस वाला केस स्टडी के लिए आपको कुछ भी याद नहीं करना, सारा डेटा आपको 100% डेटा यहाँ पे दिया गया, ठीक है। सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करनी है, सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है, और आपका जो क्वेश्चन है ये सॉल्व इसमें हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, इसको शुरू कर लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं पहले। तो यहाँ पे हमें क्या बोल रखा है, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि लोन कितने का दिया गया है फ्रेंड्स। लोन दिया गया है यहाँ पे 50,000 रुपए का, ठीक है। तो लोन है 50,000, तो टोटल जो लोन दिया है बैंक ने कितना दिया है, 50,000। इसमें से 60% रेपो है, तो जो रेपो है वो कितना है, जो रेपो दिया है वो दिया 60% तक का, और जो बच गया वो क्या होगा, रेस्ट इज एमसीएलआर, और जो बच जाएगा वो एमसीएलआर होगा, ठीक है। तो 50,000 का आपको पहले 60% कैलकुलेट करना होगा, कितना बच जाएगा, वैसे 40% ही बचेगा ना, क्योंकि टोटल आपका 100% है लोन। तो 60% तो आपका दिया है रेपो रेट, तो जो बच जाएगा वो आपका एमसीएलआर हो जाएगा, ठीक है। या तो आप 40% कैलकुलेट कर लीजिए, या 50,000 में से जो ये वैल्यू आएगी उसको माइनस कर लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, 50,000 का 60% कैलकुलेट करना है, क्योंकि पहले तो हमें लोन वैल्यू पता होनी चाहिए ना, कि रेपो में कितने अमाउंट का लोन दिया गया है और एमसीएलआर में कितने अमाउंट का लोन दिया गया। उसके बाद हम उसके परसेंट से उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी रेपो का परसेंट चल रहा है और जो एमसीएलआर को, और हमारा आंसर इसमें आ जाएगा। चलिए पहले हम देखते हैं कि रेपो से फ्रेंड्स, कि इन्होंने रेपो से कितना रुपए का लोन दिया। तो 50,000 में से 60% का लोन रेपो वाले रेट पे दिया गया था। तो अब हम क्या कर लेंगे फ्रेंड्स, 50,000 का हम 60% कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 30,000 रुपये। यानी इस बैंक ने 30,000 रुपये का जो लोन है, 30,000 का लोन क्या दिया है, वो दिया है इसने रेपो रेट पे, और बाकी का जो बच गया वो होगा आपका एमसीएलआर। तो 50,000 में से 30,000 तो रेपो है, बाकी कितना बचा, 50 माइनस 30, ये बचा आपका 20,000। तो 20,000 का जो आपका एमसीएलआर होगा, या सीधे आप 50,000 का 40% निकालिए तभी आपको 20,000 ही मिलेगा, ठीक है। तो बंटवारा हो चुका है, 50,000 का जो लोन था वो दो भाइयों में रेपो और एमसीएलआर में बट चुका है, एक को मिला 60%, दूसरे को मिला 40%, ठीक है। एक काम हो चुका है। अगला काम क्या करना है, रेपो का इंटरेस्ट रेट देखिए क्या चल रहा है, ये चल रहा है 9%। तो रेपो का चल रहा है 9%, और जो दूसरा भाई है एमसीएलआर, वो उसका परसेंट क्या चल रहा है, वो चल रहा है 8%। तो वही पूछा कि कितना कितना इंटरेस्ट मिलेगा रेपो से और एमसीएलआर से। तो 30,000 का हमें 9% कैलकुलेट करना है, और यहाँ हमें 20,000 का 8% कैलकुलेट करना है, और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे 30,000 का हमें क्या निकालना है फ्रेंड्स, 9%। तो 9% के लिए मल्टीप्लाई बाय 9, और परसेंट को हटाने के लिए 100। तो ये आ जाएगा फ्रेंड्स आपका 2700।
ये आ जाएगा 2700। तो जो रेपो से इंटरेस्ट की इनकम होगी वो होगी 2700 रुपये। ऐसे हम एमसीएलआर से भी निकाल लेंगे। 20,000 का हमें 8% निकालना पड़ेगा। तो 20,000 का क्या करेंगे, 8% कैलकुलेट करेंगे। तो ये आ जाएगा फ्रेंड्स आपका 1600। तो 20,000 का अगर हम 8% निकालेंगे तो ये आ जाएगा फ्रेंड्स आपका 1600। ठीक है, तो रेपो से कितनी इनकम हो रही है, 2700, और एमसीएलआर से कितनी हो रही है, 1600। देखिए, इनकम फ्रॉम रेपो 2700, इनकम फ्रॉम एमसीएलआर 1600। बस हमारा काम हो चुका है। ठीक है, सॉल्व करने के लिए आप इनका याद करने का ट्रिक है कि आप दोनों को अलग अलग भाई रख दीजिए। एक भाई का नाम है रेपो, दूसरे भाई का नाम है एमसीएलआर। ठीक है, तो फादर की प्रॉपर्टी थी 50,000 की, दोनों में बंटवारा हो गया। एक को मिला रेपो वाले को 60%, दूसरे वाले को मिला 40%। जो रेपो को पैसा मिला उसने पब्लिक को 9% इंटरेस्ट रेट पे दिया, और जो दूसरा एमसीएलआर भाई है उसने 8% पे दिया। तो बताइए कितना वो लोग इनकम से अपनी अर्निंग कर रहे हैं। तो देखिए 50,000 का टोटल लोन था, तो 50,000 के लोन को बंटवारा कीजिए रेपो और एमसीएलआर में। तो रेपो वाले को कितना मिला था, 60% का प्रॉपर्टी, 50,000 का 60%, जो कि आ जाएगा आपका 30,000, और बाकी का जो बचेगा वो दूसरा भाई यानी एमसीएलआर को मिलेगा। तो 50,000 में से आप 30,000 को माइनस कर लीजिए फ्रेंड्स, ये आ जाएगा 30,000। प्रॉपर्टी का बंटवारा हो चुका है। अब दोनों भाइयों ने अपना अपना काम शुरू किया कि हम अपने जो पैसा बाप से हमें जो मिला है, अपने फादर से जो भी पैसा प्रॉपर्टी मिली है, उसको हम लोन लोन लेंगे। तो रेपो वाले ने अपना इंटरेस्ट रेट लगा रखा है 9%, एमसीएलआर वाले ने लगा रखा है 8%। ठीक है, तो 30,000 ही तो रुपए है ना रेपो वाले के पास। तो 30,000 का 9% कितना आएगा, 2700। तो उसकी जो कमाई है वो 2700 होगी। और जो दूसरा भाई है जिसको पहले ही कम पैसा मिला 20,000, उसने 8% लगाया। तो 20,000 का 8% होता है फ्रेंड्स 1600। तो 2700 और 1600 ये उनकी इनकम हो चुकी है। इस टाइप का सिंपल सा क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो सोचिए इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी आपके केस स्टडी टाइप का बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। सेम वही वाला केस है। बैंक ने लोन दिया 50,000 का, उसमें से 60% रेपो है, बाकी का एमसीएलआर है। ठीक है, रेपो का रेट वही चल रहा है 9%, और एमसीएलआर का भी वही 8%। देखिए अब यहाँ ने क्या चेंज किया, इफ रेपो इंटरेस्ट रिड्यूस बाय 20 बेसिस पॉइंट। रेपो पहला भाई था ना, उसने अपना इंटरेस्ट थोड़ा कम कर दिया 20 बेसिस पॉइंट। व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम रेपो एंड एमसीएलआर। तो टोटल कितनी कमाई होगी दोनों भाइयों की। ठीक है, ये हमें सॉल्व करना है। तो देखिए वही है, 50,000 का टोटल लोन था, तो 60% रेपो को मिला था और बाकी का एमसीएलआर को मिला था। तो जो टोटल आपका 50,000 का लोन था उसका 60% किसको मिला था, रेपो वाले को, और बाकी का जो बचा था रेस्ट वो किसको मिला था, एमसीएलआर को। तो 50,000 का हमने 60% कैलकुलेट किया था, वो कितना आया था फ्रेंड्स, देखिए 50,000 का हमने 60% निकाला था तो 30,000। तो रेपो वाले को मिले थे 30,000 रुपए, और एमसीएलआर वाले भाई को मिले थे 20,000 रुपए। ठीक है, उसी को लिख लेते हैं। रेपो वाला कितना आ जाएगा 30,000, और एमसीएलआर वाला हो जाएगा आपका रेस्ट यानी 20,000। ये तो हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ पे क्या चेंज आया है कि रेपो का जो इंटरेस्ट रेट है ना वो 20 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस हुआ है। आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स 100 बेसिस पॉइंट होता है 1%। ठीक है, ये तो आपने इससे पहले वाला केस स्टडी में भी ये आपने मेमोराइज किया था। ये फ्रेंड्स आपको कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि 100 बेसिस पॉइंट 1%, ये आपको खुद से याद करके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो 100 बेसिस पॉइंट होता है 1%, तो 20 बेसिस पॉइंट कितना होगा बताइए, 20 बेसिस पॉइंट हो जाएगा आपका 1% इंटू 20/100। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 0.2%। ठीक है, ये हो जाएगा 0.2%। तो देखिए हो क्या रहा है, रेपो रेट रिड्यूस बाय 0.2%। 20 बेसिस पॉइंट का मतलब है 0.2%, तो रेपो रेट को 0.2% कम करना है। व्हाट इज द टोटल इनकम। तो यहाँ पे इन्होंने एमसीएलआर को लेके कुछ नहीं लिखा, सिर्फ रेपो का बोला है। तो रेपो का चल कितना रहा था, तो रेपो का इंटरेस्ट रेट चला था 9%। अब उसको कितना करना है, रिड्यूस करना है। कितना, रेपो इंटरेस्ट रेट रिड्यूस बाय 0.2% या 20 बेसिस पॉइंट। तो इसको कितना रिड्यूस करना है, 0.2% हमें रिड्यूस करना है। तो 9 में से अगर आप 0.2% को माइनस करेंगे फ्रेंड्स, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8.8%। ठीक है, तो हमारा इंटरेस्ट रेट कितना आ चुका है, वो आ चुका है हमारा 8.8%, यानी जो हमारा नया रेपो रेट है वो है हमारा 8.8। अब हमें क्या करना है, रेपो के पास था कितना, 30,000 रुपये था, तो उसको अपना 8.8% सॉल्व करना है। और एमसीएलआर के ऊपर कोई कमेंट नहीं किया, एमसीएलआर सेम है जितना पहले था, वो था 8%। इनको सॉल्व करना और ऐड कर देना, हमारा आंसर इसमें आ जाएगा। ठीक है, बस इस तरह से हल्का सा चेंज किया। टोटल 50,000 की प्रॉपर्टी थी, रेपो को 30,000 मिले थे क्योंकि 60% प्रॉपर्टी उसको मिली थी, और बाकी का जो रेस्ट है वो एमसीएलआर के पास किया था। तो 50 में से बच कितना जाता है, 30 को देख के तो बचेगा 20,000 रुपये। तो एमसीएलआर के पास 20,000 रुपये थे, रेपो वाले के पास 30,000 रुपये थे। ठीक है, तो इस तरह से 50,000 की उनकी फादर की प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ था। ये सिर्फ याद करने की ट्रिक है फ्रेंड्स कि रेपो एमसीएलआर, मतलब थोड़ा सा आपको लैंग्वेज इजी लगे तो इसलिए मैं आपको प्रॉपर्टी से समझा रही हूँ। बट आप समझ रहे हैं ना कि ये किस तरह से काम कर रहे हैं, कि बैंकों का 50,000 का लोन है, 60% लोन जो है बैंकों ने रेपो बेंचमार्क को चूज करके दिया है, और बाकी का जो लोन है वो एमसीएलआर वाले बेंचमार्क को चूज करके दिया है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका
कंप्लीट यहाँ पे हो रहा है। तो अब हमें करना क्या है फ्रेंड्स कि इसमें बोला था कि रेपो रेट को 20 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस करना है। तो रेपो रेट था कितना, तो रेपो रेट यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, देखिए रेपो रेट 9%। तो रेपो रेट था फ्रेंड्स 9%। अब हमें क्या करना है कि 9% को 20 बेसिस पॉइंट होता है 0.2%। तो 9 को हमें 0.2% माइनस करना है। तो 9 में से आप 0.2% को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा आपका 8.8%, यानी जो नया रेपो रेट है वो आपका 8.8%। फिर उसके बाद बोला व्हाट इज इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम रेपो एंड एमसीएलआर। तो एमसीएलआर को कुछ नहीं किया, जो एमसीएलआर 8 है वो उतना ही चला रहा है, सिर्फ रेपो को कम किया है। ठीक है, तो एमसीएलआर कितना है 8% है। तो 20,000 का 8% सॉल्व कीजिए, 30,000 का 8.8% सॉल्व कीजिए, ऐड कर दीजिए, हमारी टोटल इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे हो जाएगी। व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट इनकम, इस तरह से यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर ले लेते हैं फ्रेंड्स। 30,000 का 8.8% में निकालना है, 30,000 का 8.8% है तो डिवाइड बाय 100 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 2640। तो ये कितना आ जाएगा 2640। ऐसे 20,000 का भी हमें 8% कैलकुलेट करना है। तो 20,000 का 8% के लिए हम पहले 20,000 लिखेंगे, इंटू 20,000 का हम क्या लिखेंगे पहले 8%, और उसका परसेंट हटा के हम 100 लगाएंगे। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा 1600। तो रेपो की इनकम होगी है 2650, रिवर्स रेपो की होगी है 1600। यहाँ पे पूछा था टोटल इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम रेपो एंड एमसीएलआर। ठीक है, तो टोटल जोड़ना, तो 1640 में हम अपना 1600 को ऐड कर, सॉरी 2640 में हम 1600 को ऐड कर देंगे। तो हमें क्या करना है 2640 प्लस 1600, तो ये आ जाएगा फ्रेंड्स 4240। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट इनकम हो जाएगी हमारे यहाँ पे 4240। ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर्स आ चुके हैं। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल से है, बस कोई कभी रेपो रेट रिड्यूस हो रहा है, कभी रेपो रेट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इस तरह से जो भी इंटरेस्ट रेट है उसमें हमें ऐड या माइनस करना है, और फिर हमें जो है उसको सॉल्व कर लेना है। तो सेकंड क्वेश्चन आपका हो चुका है। यहाँ पे 50,000 का टोटल लोन था, जिसको 60% रेपो में था, तो 50,000 का 60% 30,000 आ जाएगा, रेस्ट 20,000 आपका रिवर्स में आ जाएगा। यहाँ पे बोला था कि रेपो रेट 9% और उसको हमें 20 बेसिस पॉइंट रिड्यूस करना है। तो 9 में से 20 बेसिस पॉइंट होता है आपका 0.2%। तो 9 में से 0.2% माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 8.8%। तो 8.8% हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी 9 में से 0.2 माइनस करके आ जाएगा 8.8%। तो 8.8% आने के बाद हम क्या करेंगे, रेपो का जो 30,000 है उसका 8.8% निकालेंगे, जो कि आएगा 2640। एमसीएलआर पहले से 8% चल रहा था, उसमें कोई चीज नहीं करना। तो एमसीएलआर के पास पैसा था 20,000, 20,000 का 8% निकालेंगे, आ जाएगा 1600। दोनों की इनकम को ऐड करेंगे, 2640 प्लस 1600, ये आ जाएगा 4240। ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। सेम वही वाला क्वेश्चन देखिए, बैंक ने 50,000 का लोन दिया, 60% था रेपो में जो कि 9% है, रेस्ट था एमसीएलआर। ये देखिए सेम डिट्टो वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे क्या चेंज किया देखिए, व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम रेपो एंड एमसीएलआर इफ एमसीएलआर। अब इस केस में एमसीएलआर को इंक्रीज किया, इस केस में रेपो को कुछ नहीं किया, एमसीएलआर को 50 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज कर दिया। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अगर एमसीएलआर 50 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज होगा तो बताइए कितना होगा। तो सेम वही है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक तो डिट्टो सेम है कि 50,000 रेपो के नाम पे आएगा 30,000 रुपये, एमसीएलआर के नाम पे आएगा 20,000। ये चीज डिट्टो सेम है, तो इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक है, तो 50,000 का टोटल लोन था, रेपो के नाम पे कितना आया था, रेपो के नाम पे 60% यानी 30,000, और बाकी का जो बच गया वो आपका एमसीएलआर के नाम पे यानी कि 20,000। ये तो सेम आप ऑलरेडी दो क्वेश्चन में देख चुके हैं। अब क्या है, रेपो रेट कितना चल रहा है, वो चल रहा था 9%, और एमसीएलआर कितना चल रहा है 8%। ये चल रहा था 9% और 8%, लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि what is total interest income from repo and MCLR if MCLR increase by 50। तो यहाँ पे रेपो को कुछ नहीं करना है, तो 9% ही सॉल्व करना है, लेकिन जो MCLR है उसको इंक्रीज हुआ है वो ऐड करना है, कितना 50 बेसिस पॉइंट इसको ऐड करना है, और फिर सॉल्व करके बताना है टोटल इंटरेस्ट इनकम कितनी होगी। ठीक है, ये हमें करना है। तो 50 बेसिस पॉइंट कितना होगा फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं 100 बेसिस पॉइंट्स होता है आपका 1%, तो 50 बेसिस पॉइंट हो जाएगा आपका 1 इंटू 50/100, ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 0.5%। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5%। तो जो हमारा एमसीएलआर चल रहा है उसमें हम 0.5 को ऐड करेंगे। तो 8 तो चल ही रहा था, तो 8 में हम 50 बेसिस पॉइंट यानी 0.5 को ऐड करेंगे, तो 8 में 0.5 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8.5%। ठीक है, तो आपका एमसीएलआर रेट कितना आ गया फ्रेंड्स, 8.5% आ गया है। रेपो रेट कितना है, रेपो रेट है आपका 9%, तो रेपो रेट को 9% लेंगे, एमसीएलआर का 8.5% लेंगे,
इनको सॉल्व करके ऐड कर देंगे और हमारा आंसर इसमें आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर ले लेते हैं। रेपो रेट कितना है, 30,000 है। 30,000 जो रेपो वाले भाई को 30,000 रुपये मिले थे ना, वो अपना 9% ही लगा रहा है, तो 30,000 का 9% हम सॉल्व करेंगे। तो 30,000 का 9% सॉल्व करके आ जाएगा ये 2700 रुपये। तो ये हमारा 2700 हो जाएगा। ठीक है, तो रेपो रेट कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 2700 हो जाएगा। यहाँ पे आप कैलकुलेशन मत जाइए, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफरेंट दे रखा है। यहाँ पे इन्होंने पुराना जो रेट है उसको कंसिडर किया। ठीक है, उस तरह से नहीं करना, क्योंकि जो हमारे एग्जाम में यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो रेपो रेट है वो आपका कितना है, सेम है, और सिर्फ एमसीएलआर को रिड्यूस किया। तो अलग अलग केसेस आपको बना के दिए, किसी केस में रेपो रेट बढ़ रहा है, किसी में एमसीएलआर बढ़ रहा है। अगर यहाँ पे लाइन ऐड होती फ्रेंड्स कि रेपो रेट को रिड्यूस किया गया, जैसे ये लाइन ऐड थी ना इससे पहले क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे क्या लिखा था कि रेपो रेट को रिड्यूस किया गया 20 बेसिस पॉइंट। अगर इस वाले क्वेश्चन में ये लाइन होती तब आप सॉल्यूशन इस तरह से करते हैं, बट नहीं है, तो इस सॉल्यूशन को आप मत देखिए, जो मैं आपको सॉल्यूशन बता रही हूँ उस तरह से आपको करना है। तो रेपो रेट को सेम रहेगा जो कि आपका 2700 आएगा, लेकिन जो आपका एमसीएलआर है वो आपका 8.5% पे आपको सॉल्व करना है। तो एमसीएलआर कितना है फ्रेंड्स आपका, एमसीएलआर वाले भाई के पास थे 20,000 रुपये, तो 20,000 का हम क्या करेंगे, 8.5% सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1700 रुपये। ठीक है, तो एमसेलर से कितने मिलेंगे, 1700 रुपये, और इससे मिलेंगे 2700, तो टोटल हम इसको ऐड कर देंगे। तो 1700 प्लस 2700, ये हो जाएगा हमारा 4400। तो टोटल इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे हो जाएगी फ्रेंड्स 4400 रुपये। ठीक है, यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या बोला है कि जो रेपो रेट है ना, इन्होंने 8.8% कैसे निकाला। देखिए यहाँ पे जो पुराना क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 2, वहाँ पे 20 बेसिस पॉइंट को रिड्यूस किया था, तो उस टाइम पे हमारा देखिए इतना आया था ना, जब हमने 20 बेसिस पॉइंट को रिड्यूस किया था तब हमारा आंसर आया था 2640। तो वही टाइप का इन्होंने कैलकुलेशन यहाँ पे किया हुआ है आपके 2640 का। ठीक है, पर इस केस में रेपो रेट की कोई बात नहीं की है, सिर्फ लिखा है कि इफ एमसीएलआर रेट इज इंक्रीज बाय 50 बेसिस पॉइंट। यहाँ पे सिर्फ कमेंट जो किया गया है, जो लाइन लिखी है सिर्फ एमसीएलआर पे लिखी है, रेपो रेट घट रहा है बढ़ रहा है कोई बात नहीं लिखी। तो इस वाले कैलकुलेशन को आप इस तरह से नहीं लेंगे, जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पे इस तरह से आप करेंगे। ठीक है, 50,000 टोटल थे प्रॉपर्टी, दो भाइयों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, रेपो और रेस्ट एट एमसीएलआर। तो रेपो को मिला 60%, तो 50,000 का 60% होता है फ्रेंड्स 30,000 रुपये। तो रेपो वाले को मिले 30,000 और एमसीएलआर वाले भाई को मिले बाकी का यानी 20,000। फिर जो रेपो का रेट है 9% और एमसीएलआर का था 8%। लेकिन यहाँ पे बोला है व्हाट इज टोटल इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम रेपो एंड एमसीएलआर इफ एमसीएलआर, यहाँ पे रेपो के बारे में कुछ नहीं बोला, सिर्फ एमसीएलआर की बात की गई है कि अगर एमसीएलआर 50 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज होता है। 50 बेसिस पॉइंट का सीधा सीधा मतलब है 0.5%। एमसीएलआर है कितना फ्रेंड्स, वो है आपका 8%, तो 8 में आप 0.5 को ऐड कीजिए, आ जाएगा 8.5%। तो एमसीएलआर के पास थे कितने पैसे, सिर्फ 20,000, तो 20,000 का 8.5% निकालिए, आ जाएगा 1700। रेपो वाले के पास कितने थे 30,000, रेपो का रेट क्या है 9%, तो 30,000 का आप 9% कैलकुलेट कीजिए फ्रेंड्स, ये आ जाएगा 2700। तो 2700 में आप 1700 को ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 4400। तो ये इसका आंसर आ चुका है। एक और क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स इस टाइप का, लोन गिवन बाय बैंक इज 50,000, सेम उसी टाइप का 50,000 का लोन है, 60% रेपो को दिया गया है 9% पे, और बाकी का जो पैसा है वो एमसीएलआर को मिला 8% पे जो चल रहा है। ठीक है, व्हाट इज द इंटरेस्ट इनकम, व्हाट इज interest income from repo and from MCLR if MCLR increased by 30 basis point and repo reduced by 25 basis point। तो इस केस में क्या हो रहा है फ्रेंड्स, दोनों को किया गया, MCLR को 30 बेसिस पॉइंट से बढ़ाना है और रेपो को 25 बेसिस पॉइंट से घटाना है, और फिर जो हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले इसको लिख लेते हैं। टोटल थी प्रॉपर्टी 50,000 की। ठीक है, तो 50,000 की प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ 60%, यानी कि 50,000 का, ये तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं फ्रेंड्स, तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही। दो भाई है, एक का नाम है रेपो, दूसरे का नाम है एमसीएलआर। 50,000 की प्रॉपर्टी का 60% यानी 30,000 रुपये मिले रेपो को, और जो बच गया 20,000 वो मिले एमसीएलआर को। ठीक है, फिर क्या हुआ, रेपो रेट चल कितना रहा, ये चल रहा था 9% और ये चल रहा था 8%। इस क्वेश्चन के लिए बोला है व्हाट इज द इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम रेपो एंड एमसीएलआर इफ एमसीएलआर इंक्रीज बाय 30 बेसिस पॉइंट। एमसीएलआर को कितना बढ़ाना है फ्रेंड्स, 30 बेसिस पॉइंट को बढ़ाना है, और रेपो को कितना कम करना है, रेपो को 25 बेसिस पॉइंट से कम करना है। ये हमारा काम है कि रेपो को 25 बेसिस पॉइंट से घटाइए और एमसीएलआर को 30 बेसिस पॉइंट से बढ़ाइए, और फिर बताना है कि कितना आएगा। तो आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स 100 बेसिस पॉइंट कितना होता है, 100 बेसिस पॉइंट्स होता है आपका 1%। तो 30 बेसिस पॉइंट कितना हो जाएगा, 30 बेसिस पॉइंट हो जाएगा 1% इंटू 30/100, तो ये हो जाएगा आपका फ्रेंड्स 0.3%। ठीक है, तो 30% का सिंपल सा मतलब है 0.3%। ऐसे 100 बेसिस पॉइंट होता है 1%, तो 25 बेसिस पॉइंट कितना हो जाएगा,
100 बेसिस पॉइंट होता है अगर 1%, तो 25 हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 1% इंटू 25/100, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 0.25%। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 9 वाले को कितना घटाना है, 25 बेसिस पॉइंट से कम करना है, यानी कि 0.25 बेसिस पॉइंट से कम करना है। तो 9 में से अगर आप 0.25 को माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, कैलकुलेटर में इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम 9 में से 0.25 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8.75। ठीक है, तो रेपो का आ गया 8.75%। ऐसे एमसीएलआर में 30 में अगर आप 3 को ऐड, सॉरी 8 था ना, ये 8 में अगर आप 30 बेसिस पॉइंट यानी 0.3 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब आप 8 में 0.3 को ऐड करते हो तो ये आ जाएगा 8.3। अब हमें कुछ नहीं करना, 30,000 का 8.75 सॉल्व करना है, 20,000 का 8.3 सॉल्व करना है, ऐड कर देना है, टोटल इंटरेस्ट इनकम हमारी आ जाएगी। ठीक है, बस यही काम हमें इसमें करना है और ज़्यादा ही डिफिकल्ट नहीं है। तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, 30,000 का 8.75 सॉल्व करना है, बट 8.75 आया कहाँ से, 8.75 देखिए कहाँ से आया फ्रेंड्स, रेपो रेट था आपका 9% और यहाँ पे बोला है कि रेपो को कितना घटाना है, 25 बेसिस पॉइंट से घटाना है। तो 9 का 25 बेसिस पॉइंट होता है 0.25, तो 9 में से अगर आप 0.25 को घटाएंगे तो ये मिल जाएगा आपको 8.75, तो वहां से आपका रेपो का आ गया था। एमसीएलआर में बोला था कि एमसीएलआर को 30 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज करना है यानी बढ़ाना है। 30 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है फ्रेंड्स 0.3%, तो एमसीएलआर था कितना 8 में आप इस 0.3% को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8.3% आ जाएगा। ठीक है, तो एमसीएलआर हो जाएगा आपका 8.3% और रेपो हो जाएगा आपका 8.75%। ठीक है, तो 8.75 आपका रेपो और एमसीएलआर आपका 8.3, बस इसको आपको कैलकुलेट करना और आपका आंसर इसमें आ जाएगा। तो रेपो है कितना 30,000, तो 30,000 का आप 8.75% सॉल्व करेंगे, एमसीएलआर कितना है फ्रेंड्स 20,000, 20,000 का आप 8.3% सॉल्व करेंगे और आपका आंसर इसमें आ जाएगा। ठीक है, शुरू कर लेते हैं। रेपो कितना है आपका 30,000, 30,000 का कितना करना है 8.75%, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 2625, ये हो जाएगा हमारा 2625। ऐसे एमसीएलआर कितना था फ्रेंड्स 20,000, 20,000 का 8.3% हम सॉल्व करेंगे, 8.3, वो भी परसेंट हमें करना है ना, तो डिवाइड बाय 100 भी करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 1660। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 1660 आ चुके हैं। अब हमें टोटल इंटरेस्ट इनकम पूछा था ना, व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम रेपो एंड एमसीएलआर, सेपरेट सेपरेट तो हमने निकाल लिया 2625 एंड 1660। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 1660 में अगर आप 2625 को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 4285, तो टोटल जो आपकी इनकम है वो हो जाएगी आपकी 4285। टोटल इंटरेस्ट इनकम हमारी हो जाएगी 4285 और इसके साथ ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट इसमें हो चुका है। सो इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं था, बस हमें इंटरेस्ट रेट याद करना था। तो रेपो के नाम पे थे 30,000 रुपये। ठीक है, तो रेपो को मिले थे 30,000 रुपये और एमसीएलआर को मिले थे आपके 20,000 रुपये। ठीक है, रेपो का इंटरेस्ट था कितना, रेपो का इंटरेस्ट था 9% और यहाँ पे बोला था कि रेपो को रिड्यूस करना है 25 बेसिस पॉइंट। तो 9% में से अगर आप 25 बेसिस यानी कि 0.25 को माइनस करते हैं तो फ्रेंड्स ये आ जाएगा आपका 8.75। तो रेपो रेट कितना है 8.75। ऐसे ही आपको जो एमसीएलआर है, एमसीएलआर था कितना, वो था आपका 8%। एमसीएलआर को रिड्यूस करना है, सॉरी रेपो को तो 25 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस करना था, एमसीएलआर को इंक्रीज करना था 30 बेसिस पॉइंट। तो 8 में अगर आप 30 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.3 को ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 8.3। तो एमसीएलआर में आप क्या करेंगे, 8.3 से आप इसका 8.3% कैलकुलेट करेंगे, तो 20,000 का 8.3 अगर आप निकालेंगे तो फ्रेंड्स ये आ जाएगा आपका 1660। ऐसे 30,000 का 8.75 निकालेंगे तो 30,000 का 8.75 होता है 2625। इन दोनों को फ्रेंड्स आप ऐड करेंगे, 2625 में 1660 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4285। इसके साथ ही आपका सिंपल टाइप का केस स्टडी कंप्लीट इसमें हो चुका है। तो ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं था फ्रेंड्स, सिर्फ आपको एक चीज़ मालूम होनी चाहिए, वो है आपका 100 बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू 1%, बस यही आपको खुद से मेमोराइज करना है। बाकी सारा का सारा डेटा आपको डिट्टो क्वेश्चन में दिया गया। 50,000 है, 60% का लोन रेपो पे दिया गया, बाकी का एमसीएलआर पे। तो 50,000 का 60% होता है 30,000, यानी रेपो और एमसीएलआर को आप एज्यूम कीजिए दो भाई है, तो रेपो को मिला 60% ऑफ प्रॉपर्टी यानी 30,000, रेपो के हाथ आए सिर्फ 20,000 रुपए। फिर एमसीएलआर का जो रेपो का रेट चल रहा है वो 9 चल रहा है, एमसीएलआर का चल रहा है 8। फिर अलग अलग केस बनाए, किसी में रेपो को घटाया, किसी में एमसीएलआर को घटाया, किसी में एक को बढ़ाया एक को घटाया। तो उस तरह से आपको घटाना और बढ़ाना है। जैसे बोला एमसीएलआर को 30 बेसिस पॉइंट बढ़ा दीजिए, तो एमसीएलआर है कितना, वो है 8, तो 8 का 30 बेसिस पॉइंट यानी कि
0.3%, तो 8 में 0.3% बढ़ा दीजिए तो ये हो जाएगा 8.3। फिर आगे बोला है कि रेपो को घटा दीजिए, कितना 25 बेसिस पॉइंट, रेपो को 0.25 घटा दीजिए, तो रेपो चल कितना रहा है 9 में से 0.25 आप घटाएंगे तो 8.75। तो फिर इसको आपको कैलकुलेट करके आपको टोटल सॉल्व करना और इस तरह से आपका आंसर इसमें आ जाएगा। आई होप आपको दोनों टाइप की केस स्टडी समझ में आई होगी। आज का जो वीडियो था वो आपका 9 to 10 मार्क्स कवर करता है, जो आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल था और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फुल जो कोर्स है आपका वो 2 हैंड्स के ऐप में आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स। और चैप्टर वाइज अगर आपको एमसीक्यू चाहिए, जैसे टाइम नहीं है, चैप्टर वाइज अगर आपको एमसीक्यू चाहिए बीएफएम की, तो वो भी आपको 2 हैंड्स की ऐप में मिल जाएंगी मॉक टेस्ट में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।